Hello and welcome to the 17th lecture of your spoken English classes, and this is the tutor of English, Tanya. And the topic for today is connecting words. Basically, they are also known as transitive words. आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हुए उनका सीक्वेंस जब हम बनाते हैं, फिर दो सेंटेंसेस को, दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, दो कंपाउंड सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं तो उनको जोड़ा किन किन तरीकों से जा सकता है, किन किन वर्ड से उनको जोड़ा जा सकता है, जिन कनेक्टिंग वर्ड से उनको जोड़ा जा सकता है, आज हम उनमें से कुछ एक वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। इनकी यूजेज हम देखने वाले हैं अभी आगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है, और उसके बाद फिर हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि किस तरह से हम डिफरेंट एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सभी हमने ग्रामेटिकल रूल्स देख लिए हैं, टेंसेस देख लिए हैं, कैसे सेंटेंस को चेंज करना है वो देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस को जो हमने प्रॉपर ग्रामर से, रूल्स से बना लिया है, उसको और ज्यादा अच्छा कैसे किया जा सकता है। फाइन, सो टॉकिंग अबाउट बिकॉज, एज, सिंस एंड फॉर। सो बिकॉज, as, since and for, all of these are used to express a reason। किसी चीज का कारण बताने के लिए, क्योंकि ये बताने के लिए क्या यूज होता है, बिकॉज का भी सेम यूज होता है, as का भी, since का भी और for का भी। However, in grammatical sense, they are used differently and we also prefer one over another in some cases। हम कुछ जगहों पे इनका सेम मीनिंग होने के बावजूद भी किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं in some particular special places। So, firstly talking about because। because कहाँ यूज होता है? We use because to give the reason for something that is important for the listener। देखो, ध्यान देना इन सभी चारों के डिफरेंस में। वी यूज बिकॉज वी हैव टू गिव द एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस। किसको इम्पोर्टेंस है? उसको, लिसनर की इम्पोर्टेंस है। आई डिड दिस बिकॉज दिस, तो लिसनर को एक पर्टिकुलर रीजन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज एबसेंट सो आई मिस द क्लास। क्योंकि मैं अनुपस्थित था, क्योंकि मैं नहीं आया था, इसलिए मेरी क्लास जो है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मिस हो गया। नेक्स्ट, आई विल पनिश यू बिकॉज यू लाइड टू मी। बिकॉज यू लाइड टू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लेकिन बिकॉज हम कहाँ यूज करें? क्योंकि हम कारण दे रहे हैं लिसनर को, यानी कि जो सुन रहा है, श्रोता को हम कारण दे रहे हैं क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने झूठ बोला। तो वी आर गिविंग एक्चुअल रीजन टू द लिसनर, वी आर स्ट्रेसिंग अबाउट गिविंग द रीजन टू द लिसनर, हेंस वी विल यूज बिकॉज। मैं तुम्हें दंड दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिकॉज शी वॉज अंडर प्रिपेयर्ड शी कुडंट मीट। क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, सो शी कुडंट मीट। ठीक है। नेक्स्ट इज वी कुडंट मीट बिकॉज यू वर बिजी। हम नहीं मिल सके क्योंकि आप व्यस्त थे। सो नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स एज एंड सिंस। एज एंड सिंस के यूजेज पे आते हैं। लाइक बिकॉज वी यूज एज एंड सिंस टू गिव रीजंस। ये चारों हमने अभी देखे वो सब रीजन के लिए काम आते हैं, लेकिन इनकी यूजेज अलग होती है। जैसे अभी हमने बिकॉज का पढ़ा कि जब हमने लिसनर को कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस देके कुछ बताना होता है कि ये रीजन है, लिसनर को एक रीजन बताना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। वैसे ही एज और सिंस का कब यूज करते हैं? एज एंड सिंस का तब यूज करते हैं जब लिसनर को ऑलरेडी रीजन का पता हो, हम जस्ट उसको दोबारा से मेंशन कर रहे हैं कि हाँ ये रीजन था। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये रीजन था, हम उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उस रीजन को, ऑलरेडी उसको पता है, हम जस्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको डिफाइन कर रहे हैं। वहां पर किन किन चीजों का यूज होता है? एज और सिंस का। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एज वी हैव लेस टाइम वी शैल स्पेंड ऑल टाइम टू कंप्लीट द टास्क। क्योंकि हमारे पास कम समय है, अब लिसनर को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कम ही समय है, सो क्योंकि हमारे पास कम समय है तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम लेना चाहिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज एज शी कुडंट विन शी शैल प्रैक्टिस हार्डर। क्योंकि वह जीत नहीं पाई इसलिए उसको और अधिक प्रयास या अभ्यास करना चाहिए होगा। सिंस आई वॉज थर्स्टी आई वॉन्टेड वाटर फर्स्ट। क्योंकि मैं प्यासा था, मुझे पानी चाहिए था। तो अब इन सब केसेस में क्या है? लिसनर को ऑलरेडी पता है कि क्या सिचुएशन है, जस्ट हम पहले जस्टिफाई कर रहे हैं और उसका रीजन दे रहे हैं बाद में। अब इसमें ऑलरेडी पता है कि क्योंकि मैं प्यासा था इसलिए मुझे पानी चाहिए।
सो दीज आर हाउ वी आर यूज्ड एज इन सिंस, जब लिसनर को ऑलरेडी जो रीजन होता है वो ऑलरेडी पता हो. सिंस शी डिलीवर्ड ऑल द लेक्चर्स ऑन टाइम शी शुड बी पेड ऑन टाइम. क्योंकि उसने सभी जो लेक्चर्स हैं वो टाइम पर दे दिए, उसको टाइम से ही पेमेंट मिलनी चाहिए. सिंस यू आर हंग्री यू शुड ईट वेल. क्योंकि आप भूखे हैं इसलिए आपको अच्छा खाना चाहिए. एज वी आर बिजी दिस वीक वी शैल पोस्टपोन द इवेंट टू द नेक्स्ट वीक. क्योंकि हम इस सप्ताह में व्यस्त हैं इसलिए हमें उस कार्यक्रम को अगले सप्ताह तक स्थगित कर देना चाहिए. सिंस वी आर बिजी दिस वीक वी शैल पोस्टपोन द इवेंट टू द नेक्स्ट वीक. अब सबको पता है कि वो सब बिजी हैं, तो बस उस बिजी होने का आगे का जो कॉन्सिक्वेंस है, आफ्टर रिजल्ट है, वो बता रहे हैं कि क्योंकि हम सब इस टाइम पे बिजी हैं तो हमें जो बाद वाला जो प्लान है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, यानी कि बाद में कर देना चाहिए. So the reason is already known here, we are just re-specifying it, hence we will use as या फिर since. Now last we are talking about for. For कब use होता है? For use होता है, for is also used to introduce a new reason and as well as the listener knows about it. For के दोनों uses है. हम नया सा एक जो रीजन है वो अभी इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तब भी for यूज हो सकता है, और अगर लिसनर को ऑलरेडी पता है तब भी हम for का यूज कर सकते हैं. for cannot be used in the beginning. लेकिन एक बात है कि for जो है अगर वो कारण वाला for है तो उसको हम कभी भी सेंटेंस के बिगनिंग में यूज नहीं कर सकते हैं. That is always used in the middle of the sentence when we are giving the reason, just before that. Fine. Example, I had to take off and finish the project for the deadline was soon. मुझे छुट्टी लेनी पड़ी और प्रोजेक्ट फिनिश करना पड़ा क्योंकि समय सीमा जल्दी यानी कि डेडलाइन जल्दी आने वाली थी. सो रिमेंबर फॉर जो है पहले नहीं यूज हो रहा, सेंटेंस के मिडिल में यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. वो मैं जयपुर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है. नेक्स्ट वन इज शी इज रेडी टू टेक द जॉब फॉर ऑल हर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू वर क्लियर. वो जॉब नौकरी करने के लिए एकदम तैयार है क्योंकि वो इंटरव्यू के सभी जो राउंड्स हैं वो क्लियर कर चुकी है. सो दिस इज हाउ वी विल यूज बिकॉज, एज, सिंस एंड फॉर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कनेक्टर्स विच आर इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, however and yet. So firstly talking about in spite of and despite of. In spite of or despite of have similar meaning and they also mean such as although or even though. इन सभी चारों के चारों वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. in spite of, despite and although and even though. they all express contrast between the two things. इन सब में क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है दो चीजों के बीच में कि ये होने के बावजूद ये हुआ, ये होने के बावजूद ये हुआ. इन सब को इंग्लिश का अगर कनेक्टर यूज करें तो सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है. इवन दो, ऑल्दो, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट. ठीक है, दे आर बोथ वेरी मच मोर कॉमन इन राइटिंग एंड स्पीकिंग में भी उनको यूज कर लेते हैं. डिस्पाइट इज कंसिडर्ड एज फॉर्मल अदर देन इन स्पाइट ऑफ. डिस्पाइट जो है वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल साउंड करता है इन कंपैरिजन टू इन स्पाइट ऑफ. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इन वर्ड्स को और इनके सेंटेंसेस को. द एयर वॉज क्लियर एंड फ्रेश इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रैफिक. जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो इतना क्लियर था किसके बावजूद? इतने ज्यादा ट्रैफिक के बावजूद. तो ये जो बावजूद है, ये होते हुए भी जब हम कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं कि ये है फिर भी ये है, वहां पर किनका यूज होता है? इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दो एंड ऑल्दो. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हिज इल हेल्थ माय फादर वाज ऑलवेज चेयरफुल. मेरे पिता की तबीयत खराब थी फिर भी, इसके बावजूद भी वो हमेशा चेयरफुल रहते थे यानी कि खुश रहते थे. नेक्स्ट इज द स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम लोकल पीपल. लोकल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद जो स्कूल है वो खुला इज गोइंग टू बी क्लोज्ड यानी कि स्कूल फिर भी बंद रहेगा. सो उसके बावजूद, डिस्पाइट, इसके बावजूद. सो द स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ द लोकल पीपल. नाउ नेक्स्ट इज डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स इन देम दे हैव ऑलवेज बीन टुगेदर. उनके बीच में इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो हमेशा साथ रहे हैं. सो इट इज डिस्पाइट. अब यूजेज में देखिएगा डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों ही सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी जब हम दो सेंटेंसेस का कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं वहां पर भी हम डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज कर सकते हैं.
My father's company is doing well despite the recession. मेरे पिता की कंपनी इतनी ज्यादा खराब इकोनॉमी के कारण भी के बावजूद भी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू however and yet. however yet, उसके अलावा but, इन सब के क्या मीनिंग होते हैं, होते हुए, यानी कि फिर भी, इसके बावजूद भी, लेकिन भी. ठीक है. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट whenever the sense of but is conveyed. कब, जब but का सेंस यूज होता है कि ये कब क्यों यूज हो रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, however का यूज करते हैं. जैसे कि I am hungry, however I have nothing to eat. मैं भूखा हूँ लेकिन हालांकि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को. however, हालांकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है. I am ready to work, however I do not have work. मैं काम करने को तैयार हूँ पर मेरे पास, हालांकि मेरे पास काम नहीं है. however, हालांकि. ठीक है. नेक्स्ट इज he is poor, however he is rich by heart. वह गरीब है लेकिन फिर भी वह दिल से अमीर है. लेकिन फिर भी, हालांकि वह दिल से अमीर है. नेक्स्ट इज when it is used in the sense of whatever a way or a person or a thing is. जैसा भी, जैसी भी, इस केस में भी क्या यूज होता है, however का यूज होगा. कैसे, however you wish you can use it. तुम जैसा भी इसको यूज करना चाहो आप इसे यूज कर सकते हो. आप इसको अलग अलग करके देखिए. however, how कैसा, ever भी कैसे भी, जैसे भी. तो you can use it however, आप जैसा चाहें इसका यूज कर सकते हैं. however she is your mother. वो जैसी भी है वो तुम्हारी माँ है. however that is possible, just do it. जैसे भी हो सके इस काम को पूरा करो. नेक्स्ट, however का यूज नेक्स्ट कैसे हो सकता है, इन द केस ऑफ क्वांटिटी, मच और मैनी या फिर बोथ. जब हमें क्वांटिटी बतानी है कि however द अमाउंट इज, कैसी भी क्वांटिटी हो आप कर दीजिए, यानी कि जितनी भी हो, कैसी भी हो, वो तो ठीक, कैसी भी क्वालिटी वाइज. अब ये है क्वांटिटी वाइज, कितनी भी हो आप कर दीजिए. सो इट इज द नेक्स्ट यूज ऑफ however. however बुक्स यू परचेज या बट यू विल गेट नॉलेज आफ्टर रीडिंग. तुम कितनी भी किताबें खरीद लो, जब तक तुम उन्हें पढ़ोगे नहीं तब तक तुम उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे. ये आपके लिए भी, आप कितने भी लेक्चर्स लगा लीजिए, if you do not practice, you do not make notes and you do not revise them daily, तब तक आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे. unless you make notes by your own hand. use this in your daily life. however, आप नॉर्मल हिंदी में ऐसे वर्ड्स बोलते ही हैं, तो अब जब भी आपको जितना भी, हालांकि ये सब बोलना है, तो आप किन का यूज कर सकते हैं, however और सभी कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन, however time you want, you can take it but just score well this time. तुम जितना भी टाइम चाहते हो ले सकते हो, लेकिन इस बार अच्छा स्कोर कीजिएगा. या फिर however food you want to eat, you can take. तुम जैसा भी खाना खाना चाहो खा सकते हो. नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी इज येट. येट का कब हमने यूज करना है, येट का हमने यूज करना है, it is usually used as an adverb but is also used as an conjunction. adverb की तरह, यानी कि verb के adjective की तरह भी यूज होता है, और उसके अलावा conjunction की तरह भी यूज होगा. conjunction यानी कि दो चीजों को मिलाने का. और yet क्या शो करता है, yet शो करता है अगेन contrast शो करता है. contrast यानी कि opposition शो करता है. सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट और सेंटेंस के yet के बाद वाले पार्ट में जब हमने contrast शो करना होता है, then which is used, yet is used. yet का जो मीनिंग होता है वो बट और नेवरदीलेस यानी कि ना होते हुए भी के जैसे सेम रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल, शी इज इंटेलिजेंट येट शी फेल्ड हर एग्जाम्स. वह बुद्धिमान है फिर भी उसने अपनी परीक्षा फेल कर दी. मुकुल डजंट लाइक नियति येट ही ऑफन टॉक्स टू हर. मुकुल को नियति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी, जो फिर भी है ना, उसकी जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, येट का यूज कर रहे हैं. उसकी जगह पर नेवरदीलेस भी यूज हो सकता है. रिमेंबर, मुकुल को नियति बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी वह अक्सर उससे बात करता है. येट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस ऑब्वियसली आपने फिर भी शो करना है कि ये होते हुए भी, तो आप किसका यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज येट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अदर परफेक्ट टेंसेस. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट टायर्ड येट, यानी कि अभी तक. तो येट का क्या दूसरा मीनिंग हो सकता है, अभी तक. सो वो अभी तक नहीं थकी है.
दे आर नॉट लिविंग येट, एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी तक, वो अभी तक भी नहीं जा रहे हैं. नेक्स्ट इज आर यू हंग्री येट, क्या तुम्हें अभी भूख लगी है. नेक्स्ट इज इट रेनिंग येट, क्या अभी बारिश हो रही है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज मम कुकिंग डिनर येट, क्या माँ अभी तक खाना बना रही है. नेक्स्ट इज शी हैजंट कॉल्ड मी येट, उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है. सो येट हेयर मीन्स अभी तक. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम येट का कैसे यूज कर सकते हैं, वी आर लर्निंग दैट हेयर. आई हैवंट पास माई ड्राइविंग टेस्ट येट, मैंने अभी तक अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया है. So this is how we are using the sentences in however yet, और जितने भी अभी तक हमने sentences पढ़े, अभी हम next कुछ और words ऐसे पढ़ने वाले हैं जिससे हम अच्छे से इंग्लिश के जो पूरे complex sentences होते हैं उनको connect कर सकते हैं, which are connectors. So now let us move from basic connectors to advanced connectors. हमने अब तक पढ़े basic connectors, because, yet, ये सब बिल्कुल normal use होते रहते हैं. अब हम connecting वर्ड्स भी पढ़ेंगे, कुछ कनेक्टिंग फ्रेजेस भी पढ़ेंगे. फ्रेजेस क्या होता है, कनेक्शन ऑफ टू वर्ड्स विच इज नॉट फुल सेंटेंस टू एंड नॉट अ सिंगल वर्ड टू, इन दोनों के बीच की जो चीज होगी वो होगी फ्रेज. सो कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अभी हम एडवांस लेवल के देखने वाले हैं. सो इंग्लिश कनेक्टर्स आर लिटिल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हेल्प यू कनेक्ट द सेंटेंसेस और इवन पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स भी आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा किसका यूज करते हैं, कनेक्टर्स का यूज करते हैं. सो दीज आर बोथ यूज इन कॉन्वर्सेशंस एंड राइटिंग. सो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में यूज होगा इनका. इफ सेंटेंसेस वर बीड्स ऑफ नेकलेस देन कनेक्टर्स वुड बी द थ्रेड दैट होल्ड्स देम टुगेदर. दिस इज अ सो नाइस कोट विच मीन्स अगर जो नॉर्मल सेंटेंस है वो बीड्स है, बीड्स यानी कि मोती है, तो एक्चुअल में जो एक कनेक्टर्स है वो क्या है, वो धागा है जो इनको लेके घूम रहे हैं. अगर हम बिना कनेक्टिंग वर्ड्स के इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा. जैसे कि एक पर्टिकुलर माला में सिर्फ बीड्स हो, कोई काम नहीं चलेगा, एक धागा होना जरूरी है जिससे वो सभी बीड्स जुड़े होते हैं. ऐसे ही उस जुड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एक सेंटेंस में, एक इंग्लिश के सेंटेंस में हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं. सो if sentences were beads यानी कि मोती of a necklace, then connectors would be the thread that holds them together. So we can use these in everyday English. हम daily अब जो भी English language use करते हैं उसमें हम इन connectors का use कर सकते हैं. So let's get started with the advanced connectors. English connectors are basically, सबसे पहले अभी जैसे हमने पढ़ा because, formal और informal English दोनों में use होता है because का, which is example I am sleepy because I couldn't sleep well last night. मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा डिजी सा हूँ क्योंकि मैं कल रात को सही से सो नहीं पाया. नेक्स्ट इज ड्यू टू. ड्यू टू किसके लिए यूज होता है, ड्यू टू इज यूज्ड फॉर ये होने के कारण, इसकी वजह से. ये नॉर्मली किस में यूज होता है, फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है कि आपने आई वॉज लीव ड्यू टू दिस. ठीक है, अगर आप स्पीक, आपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में बात कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों थे. सो आई वॉज ऑन लीव ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू हेडेक, या फिर कुछ भी. तो किसी चीज का होने का कारण जब हम बताते हैं तो उसके लिए कौन सा कनेक्टिंग वर्ड का हम यूज करते हैं, वी यूज ड्यू टू. इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. Due to this, I was unable to do that. So, due to, most commonly used in writing and formal situations. Example, due to our busy schedule, we couldn't take extra classes. अपने busy schedule होने के कारण हम extra class नहीं ले पाए. Next example is therefore. Therefore, the usage is typically used in writing and in formal context. Formal context में ही use होता है therefore का. Often used at the end or the beginning of the paragraph to explain what the outcome or the conclusion is. Basically क्या यूज होता है, जब हम किसी चीज का ये बताना होता है कि therefore it happened, जब हम conclude कर रहे होते हैं चीज कि ये होने के कारण ये हुआ, तब हम किसका यूज करते हैं, therefore का यूज करते हैं. For example, cherries are red and bananas are yellow, therefore they aren't the same. ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ये ऐसा नहीं है. तो ये जो इसलिए होता है ना कि हम एंड कर रहे हैं किसी चीज को, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, therefore का यूज करते हैं. इट इज बेसिकली यूज्ड इन राइटिंग एंड मोस्टली इन द फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. अपने ऑफिस में, स्कूल में आप कोई राइटिंग कर रहे हैं, स्कूल में टीचर से बात कर रहे हैं, तो उनमें किसका यूज होगा, therefore का यूज होगा. सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंटली. कॉन्सिक्वेंटली किसके लिए यूज होता है, आगे आने वाला. कॉन्सिक्वेंटली, नेक्स्ट इन द ऑर्डर, नेक्स्ट इन द सीरीज.
जब इसकी हम कोई बात कर रहे होते हैं उसके लिए क्या यूज होता है, कॉन्सिक्वेंटली. कॉन्सिक्वेंटली कम्स फ्रॉम द वर्ड सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होती है, एक के बाद एक, तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब सीक्वेंस में अगली चीज, कॉन्सिक्वेंटली. इट इज यूज्ड इन राइटिंग इन द फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. एंड फॉर एग्जाम्पल, John didn't prepare his presentation well, consequently he lost the project. जॉन ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक से प्रिपेयर नहीं की, जिस वजह से क्या हुआ, उसका प्रोजेक्ट जो था वो ढंग से हो नहीं पाया. इंग्लिश कनेक्टर्स डिफरेंट हम एग्जाम्पल के साथ अब देखते हैं. फॉर इंस्टेंस या फिर फॉर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल. इंस्टेंस का मतलब भी एग्जाम्पल ही होता है. इट इज मोस्टली यूज्ड इन रिटन इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश. इन डेली कॉन्वर्सेशन ऑल्सो हम किसका यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस का यूज करते हैं. जब आप नॉर्मल कोई बात कर रहे हो और फिर उसका एग्जाम्पल दे रहे हो तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर इंस्टेंस या फिर फॉर एग्जाम्पल का. एग्जाम्पल, एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया वेस्टेज टाइम. एक्सेस यूज, सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया करने से टाइम जो है वो खराब होता है. फॉर इंस्टेंस, आई स्पेंड 4 hours on Instagram yesterday. जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हुए कि मैंने कल अपना पूरा दिन में से 4 घंटे इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर दिए. So we are giving the examples in this. So excess use of social media, for instance, I spent 4 hours on Instagram yesterday. Now the next connecting word is such as या फिर like. Such as और like, इसका भी यूज क्या होता है, एग्जाम्पल देने में ही होता है. जब हम चीजों का कोई लिस्ट दे रहे होते हैं कि ये ऐसी है, इस तरह से है, तो उसके लिए किसका यूज होता है, सच एज. सच एज एग्जाम्पल के लिए भी यूज होता है और कोई चीज का रिजेम्बलेंस बताने के लिए कि ये ऐसा है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सच एज का या फिर लाइक का. बोथ आर यूज इन राइटिंग और कैजुअल कॉन्वर्सेशंस वेरी ऑफन. एंड दीज टू आर यूज टू लिस्ट थिंग्स. चीजों की लिस्ट बनाने के लिए किसका यूज होता है, सच एज या फिर लाइक का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, if you study well, you can achieve a lot in life, such as dream, career, money, fame, etc. अगर तुम अपनी लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. सच एज में आप बता रहे हो क्या क्या, कुछ भी में क्या क्या. सच एज ड्रीम, अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपना करियर पूरा कर सकते हो, मनी ले सकते हो, बहुत सारा मनी कमा सकते हो और फेम भी कमा सकते हो. Second example is, my mother loves Chinese food like noodles, spring rolls, momos, etc. So मेरी मम्मा को चाइनीज फूड बहुत ज्यादा पसंद है. सच एज एग्जाम्पल देते हुए एंड फर्दर एग्जाम्पल्स. तो आपको कोई चीज बतानी हो, फिर उसको बताना हो कि क्या, इलेबोरेट करना हो, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, सच एज या फिर लाइक का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज एन एग्जाम्पल. यूज कैसे होगा, more commonly this phrase is used in writing. He is quite approachable. As an example, he answered my call even after 10 PM last night. तो वो काफी अप्रोचेबल है. अप्रोच का मतलब होता है उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. अप्रोच, I approached the station at 12 AM. यानी कि आई रीच द स्टेशन. तो रीच, अप्रोच, दीज आर सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स है, ये एक जैसा मतलब है इनका. ही इज अप्रोचेबल यानी कि एडजेक्टिव है. ही इज अप्रोचेबल यानी कि उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. ही, उसमें ज्यादा एटीट्यूड नहीं है. सो इट इज, ही इज अप्रोचेबल एज एन एग्जाम्पल. और इस चीज का एग्जाम्पल देते हुए उसके बारे में हमने कोई क्वालिटी बता दी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अप्रोचेबल है, उसमें कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल देते हुए, उसने कल रात को 10 बजे के बाद भी मेरा कॉल उठा लिया फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन. सो एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू इंग्लिश कनेक्टर्स फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. अभी तक हमने किसका किया, जब हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. अब है जब हमने फैक्ट्स या ओपिनियंस बताने हैं तो हम किन कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करेंगे. नंबर 1 इज एक्चुअली. एक्चुअली का कब कब यूज होता है, इट इज यूज वेरी ऑफन इन कैजुअल, फॉर्मल, राइटिंग एंड कॉन्वर्सेशनल सिचुएशंस. वी कैन यूज इट इन द बिगिनिंग, मिडल और इवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. एक्चुअली ये हुआ, तो असल में ये हुआ, ये बताने के लिए असल में ये हुआ, तो किसका यूज करते हैं हम, एक्चुअली का यूज करते हैं. तो एक्चुअली किसके लिए, कैजुअल में भी यूज होता है, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, कॉन्वर्सेशन में, हर जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्चुअली का, इस कनेक्टिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं. वन कैन यूज इट इन द बिगिनिंग, मिडिल और इवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम एक्चुअली जो कनेक्टिंग वर्ड है इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं और एट द एंड भी कर सकते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल. यूजिंग इंग्लिश कनेक्टर इजंट न्यू और डिफिकल्ट. एक्चुअली इट इज इजियर देन यू थिंक. इंग्लिश कनेक्टर्स का यूज करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है.
और ऊपर से मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको यूज करना काफी ज्यादा इजी है, इससे सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। सो एक्चुअली हम किस में यूज करें, मिडिल में यूज कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि जब हम किसी चीज को प्रूव कर रहे होते हैं, कोई हमने लाइन बोल दी और फिर हमने उसको प्रूव बताना है कि ये ऐसा है, क्यों है, तो एज द मैटर ऑफ फैक्ट। It is used in everyday conversation and in writing too. It helps one to improve one's points. Example, losing weight is not that difficult. Weight lose करना इतना भी difficult नहीं है. As a matter of fact, one needs to have dietful nutrition and should eat at a fixed time. वेट लूज करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और फिर वो आगे उसका फैक्ट शो कर रहा है कि ऐसा वो क्यों कह रहा है। सो इट वन नीड्स टू हैव अ डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड शुड ईट एट अ फिक्स टाइम। एक पर्सन को वेट लूज करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छे से डाइट ले एंड टाइम पर खाना खाए, न्यूट्रिशियस खाना खाए, तो वो इजीली वेट लूज कर सकता है। इसमें क्या यूज हो रहा है हमारा, इसमें हमारा यूज हो रहा है एज द मैटर ऑफ फैक्ट। जब हम किसी भी पॉइंट को प्रूव कर रहे होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, एज द मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन फैक्ट, यानी कि असल में। इट इज यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। कैसे, वन हियर्स अ लॉट इन राइटिंग एंड कॉन्वर्सेशंस, दोनों में यूज होता है कि इन फैक्ट ऐसा हुआ, एक्चुअली ऐसा हुआ। इन दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है। सो इन फैक्ट वन हियर्स अ लॉट इन writing and conversations. I love coffee so much. In fact, I have it every day. मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, बल्कि मैं तो इसको डेली पीती हूँ। Next one is connecting words which are used for emphasizing an idea. Emphasizing का मतलब होता है किसी चीज पर ज्यादा हाईलाइट करना, जोर देना। For that we are using different connecting words, and first one is most importantly. जब हमने कोई एक नॉर्मल कुछ बात कर रहे हैं और उसमें से हमने बताना है कि सबसे जरूरी ये है, एम्फोसाइज कर रहे हैं उस चीज को, इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, एक तो फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इट इज यूज्ड बोथ इन फॉर्मल एंड रिटन कॉन्टेक्स्ट। कैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विदाउट माई पेरेंट्स आई कुडंट डू इट। सबसे ज्यादा जरूरी बात जब आपने बोलना होता है, सबसे ज्यादा जरूरी बात, एम्फोसाइज कर रहे हैं हम किसी चीज को, उसमें हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विदाउट माई पेरेंट्स आई कुडंट डू इट। सबसे ज्यादा जरूरी बात, मेरे पेरेंट्स के बिना मैं ये काम कभी ना कर पाती। सो वी आर एम्फोसाइजिंग टुवर्ड समथिंग, और इसको हम दोनों जगह, शुरू में भी और बाद में भी सेंटेंस के यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेशली। किसी चीज को स्पेशली हम कुछ बता रहे हैं कि एक्सपेशली ये हुआ, so we use the connecting word which is especially. It can be spoken or written in both formal and informal context. I love food, especially South Indian. मुझे खाना बहुत पसंद है, और स्पेशली कौन सा, साउथ इंडियन फूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज most notably. It is used in formal scenario and mostly it is used in writing. फॉर्मल सिनेरियोज में यूज होता है, जैसे कि शी इज मोस्ट नोटेबली टीचर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मोस्ट नोटेबल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको काफी ज्यादा सराहा जाता है, उसकी अप्रिशिएशन की जाती है। सो इट इज यूज्ड बोथ इन फॉर्मल सिनेरियो, शी इज मोस्ट नोटेबल टीचर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड्स इज ऑफ अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, यानी कि इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस किसी को इसी स्पेशल चीज पे इंपॉर्टेंस बताते हुए इट इज यूज्ड इन राइटिंग स्पेशली। स्पेशली का भी हमने यूज किया था, स्पेशली कहाँ कहाँ, रिपोर्ट्स और ऐसे राइटिंग में इसका यूज होता है। अनुज टीचिंग स्किल्स आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, यानी कि उसकी कुछ अलग ही बात है, कुछ खास ही इंपॉर्टेंस है। कुछ खास ही इंपॉर्टेंस का क्या मीनिंग होता है, ऑफ अ पर्टिकुलर significance. Now, at the last, we will going to study the connecting words of conclusion. जब हम conclude कर रहे होते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं। Number one is in a nutshell. In a nutshell. Nutshell basically means इतना करते हुए किसी चीज को summarize करते हुए आप कोई बात कर रहे होते हो, वहां किस चीज का यूज होता है, इन अ nutshell. It is used in very formal writing and also it is begin to last concluding paragraph. जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आपने कंक्लूड करना है किसी चीज को,
तो आप क्या बोलोगे, इन अ नटशेल। या फिर आपको फॉर्मली कोई आपसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज पूछता है, तो आपका बॉस आपको बोलता है, आप कोई मीटिंग अटेंड करने गए उनके बिहाफ पे एंड यू रिटर्न बैक, तो आपसे बॉस आपसे पूछते हैं कि बताओ क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, तो आप एक उस पूरी चीज को एक लाइन में बोल रहे हो, मान लो कंक्लूड कर रहे हो, सबको समराइज कर रहे हो, तो यूल से इन अ नटशेल दिस 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 हैपेंड। सो इन अ नटशेल वी यूज इट फॉर कंक्लूजन। इन अ नटशेल वील प्लान द ट्रिप नेक्स्ट मंथ। सब कुछ कंक्लूड करते हुए जो ट्रिप है वो हम अगले महीने प्लान करेंगे। नेक्स्ट वन इज टू समराइज, समरी करते हुए, टू समराइज, समरी मतलब कि सब कुछ बांधते हुए, यूज्ड इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग, सब कुछ में यूज होता है। टू समराइज यू नीड डायरेक्टली टू कन्फ्रंट मुकुल अबाउट द मैटर वी हैव जस्ट डिस्कस। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, कन्फ्रंट CONFRONT, कन्फ्रंट बेसिकली मीन्स सामना करना। टू समराइज सब कुछ चीज की समरी करते हुए तुमको मुकुल से डायरेक्ट ही सामना उसका करना पड़ेगा, जिस भी बारे में, अबाउट द मैटर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जिस बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया है। द नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज टू सम अप। टू सम अप, इट इज यूज्ड कैजुअली, फॉर्मली, इन राइटिंग एंड इन कॉन्वर्सेशंस बोथ। कॉन्वर्सेशन और राइटिंग दोनों में ही यूज होता है ये। टू सम अप वी शैल या फिर वी शुड डांस ऑन दिस लास्ट ट्रैक। सब कुछ सम अप करते हुए इतनी लंबी डिस्कशन के बाद अगर बात की जाए तो हमें जो डांस करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए, इस वाले ट्रैक पे डांस करना चाहिए। सो वी यूज टू सम अप यानी कि समरी करते हुए, टू समराइज। ये सभी कनेक्टिंग वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट वन इज ऑल इन ऑल। all in all, it is used in conversations as well as in writing but mostly in a very casual way. all in all क्या होता है, मोस्टली इन फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है कि सब कुछ बात करते हुए, इसको सब कुछ समराइज करते हुए। all in all organizing a party was not a bad idea। पार्टी ऑर्गेनाइज करना कुछ ज्यादा बुरा आइडिया नहीं था, सबको बहुत मजा आया। ऑल इन ऑल यानी कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने के बाद कुछ चीज एंड नहीं कर रहे होते कि चलो सारी बात खत्म करके बात करी जाए, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करना कुछ खास बुरी बात नहीं थी। सो वी यूज द इंग्लिश कनेक्टिंग वर्ड विच इज ऑल इन ऑल। So this is all we are going to study in the connecting words कि English connecting words क्या क्या use हो सकते हैं। So next time you are forming any compound sentence या फिर आप कोई भी sentence बना रहे हो जिसमें आप कोई कारण दे रहे हो, अभी तक ये नहीं हुआ, तब तक ये नहीं हुआ, तब आप इन सभी connecting words का use कर सकते हैं। I hope this lecture was helpful for you. Thank you and happy learning.